नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम इंटर क्लास की कक्षा 12 की अध्याय 5 में ये पढ़ेंगे, मधुप या मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। तो अब आप देखिए इसमें कि जो NCERT में जो लिखा हुआ है 5.6.2 पर आप निकाल लीजिए, चाहे अपना बुक खोल लीजिए, इसमें भी लिखा हुआ होगा मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। तो इसमें लिखा हुआ है कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उस मधुप द्वारा प्राप्त क्रोमोसोम गुणसूत्र समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मधुमक्खी में जो लिंग का निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण का मतलब क्या है कि जो मधुमक्खी है उसके अंदर कुछ ऐसे जीन होते हैं, कुछ ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं कि वो नर बनेगी या मादा बनेगा। ठीक है, तो ये इस बात का निर्धारण कौन करता है? लिंग का निर्धारण उनके अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्र करते हैं। तो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उस मधुमक्खी द्वारा प्राप्त गुणसूत्र क्रोमोसोम समुच्चय, मतलब क्रोमोसोम का जो पेयरिंग होगी, जो पूरा इकट्ठा जो गुणसूत्र होंगे, टोटल गुणसूत्र की संख्या पर निर्भर करता है। तो जितनी उसमें संख्या होगी गुणसूत्रों की या क्रोमोसोम की जितनी संख्या होगी उस पर निर्भर करेगा कि वह मधुमक्खी नर होगी, मादा होगी या फिर कैसी होगी। एक शुक्राणु एवं अंड के युग्मन से उत्पन्न संतति एक मादा रानी तथा श्रमिक मधुप में विकसित होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर एक शुक्राणु और अंडा, मतलब अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु अगर दोनों मिलकर युग्मन बनाते हैं और उससे संतति प्राप्त होती है तो वो क्या बनेंगे? या तो वो मादा बनेंगे, एक मादा बनेंगे, या तो वो रानी मक्खी होंगे या वो श्रमिक मधुमक्खी होंगी। ठीक है, तो एक मादा बनेगी, मादा में विकसित हो जाएंगे, ये तो पता है कि मादा बन जाएंगे। अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे युग्मन से, तो जो भी युग्मन से बनेगी संतान वो एक मादा जरूर होगी। और वो मादा कौन सी होगी? रानी होगी या श्रमिक मधुमक्खी होगी, ये आगे पता चलेगा। तथा एक अनिषेचित अंड, अनिषेचित अंड का मतलब ये होता है कि ऐसा अंडा जिसमें निषेचन नहीं हुआ हो, अर्थात जिसमें शुक्राणु द्वारा निषेचित नहीं हुआ हो, शुक्राणु के जो गुणसूत्र हैं वो उस अंडे के अंदर नहीं पहुंच पाए हों, तो अनिषेचित कहते हैं। ऐसे अंडे को हम अनिषेचित कहते हैं जिसका निषेचन शुक्राणु द्वारा नहीं होता है। अनिषेचित अंड, तो एक अनिषेचित अंड अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस द्वारा पुंमधुप नर ड्रोन में विकसित होते हैं। ठीक है, तो मादा और नर जो मादा बनती हैं वो कैसे बनती हैं? शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जो कि युग्मन से जो संतति उत्पन्न होती है वह मादा बनती हैं। और मादा भी दो में से कोई एक बनेगी, या तो रानी बनेगी वो मादा, या फिर वो श्रमिक मधुमक्खी बनेगी। दूसरा जो बचता है अंडा, उस अंडे में अब वो अनिषेचित रह जाएगा, कि शुक्राणु तो अंडे के पास चलेगा एक अंडे का। अगर ऐसा अंडा जिसके जो निषेचित नहीं हुआ है अनिषेचित रह जाएगा, तो अनिषेक जनन द्वारा या पार्थिनोजेनेसिस द्वारा वह क्या बन जाएगा? नर ड्रोन में बदल जाएगा, नर ड्रोन में विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ ये है, आगे क्या लिखा है इसमें पढ़ते हैं। इसका अर्थ ये है कि नर में क्रोमोसोम की संख्या मादा मधुप की अपेक्षा आधी होती है। ठीक है, तो ऊपर जो हमने देखा कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से मादा बनती है, और जब निषेचन नहीं होता है तो नर ड्रोन बनता है। तो मतलब मादा बनेगी कब? जब अंडाणु शुक्राणु दोनों के गुणसूत्र मिलकर इसमें आएंगे। और नर ड्रोन कब बनेगा? जब अनिषेक जनन होगा, अर्थात अनिषेच अंडे से बनेंगे नर ड्रोन। इसमें शुक्राणु के गुणसूत्र नहीं आ सकेंगे, इसलिए क्रोमोसोम की संख्या इसमें आधी होगी, और मादा के अंदर डबल होती है और नर के अंदर आधी रह जाती है।
तो इसका अर्थ यही लिखा हुआ है कि नर जो होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या मादा मधुमक्खी की अपेक्षा आधी होती है। मादा मधुमक्खी द्विगुणित होती है। तो मादा मधुमक्खी कैसी होगी? द्विगुणित होगी, क्योंकि इसमें अंडाणु शुक्राणु दोनों के मिलने से बन रहा है, इसलिए मादा मधुमक्खी कैसी होगी? द्विगुणित होती है, जिसमें 32 गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं, 32 गुणसूत्र होते हैं। जबकि पुंमधुप अगुणित होता है। पुंमधुप कैसा होता है? अगुणित। नर ड्रोन कैसा होता है? अगुणित होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? आधी आएगी, 16 हो जाती है, 16 रह जाती है। इस अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण प्रणाली कहते हैं। अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण प्रणाली का मतलब क्या होता है? अगुणित मतलब नरगौण बनते हैं, द्विगुणित मतलब मादा बनती हैं। तो अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली कहते हैं, इस प्रकार के कहते हैं। इसके विशिष्ट विलक्षण होते हैं, जैसे कि नर समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पादित करते हैं। नर क्या करते हैं? समसूत्री विभाजन करते हैं, और समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पादित करते हैं। जबकि शुक्राणु हमेशा किससे बनता है? जनन कोशिका की अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनते हैं। जबकि यहाँ पर क्या है कि नर जो क्या काम करते हैं? समसूत्री विभाजन करते हैं और शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ये विशेष लक्षण हो गया। जबकि कहीं पर भी शुक्राणु का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता ही नहीं है, हमेशा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ही होता है। यहाँ पर समसूत्री विभाजन द्वारा हो रहा है। उनके पिता नहीं होते, अर्थात क्या है? इनके पिता नहीं होते, अतः उनके पुत्र नर संतति नहीं हो सकते। इनके क्या होते? नर संतति नहीं हो सकते, परंतु उनके दादा होते हैं और पोते हो सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशन बता दिया गया है इसमें, दादा पोते का सब। अभी हम इसमें डायग्राम में देख लेते हैं कि मादा होती है उसके अंदर द्विगुणित होती है, इसलिए 32 गुणसूत्र उसके अंदर होंगे। नर कैसा होता है? अगुणित होता है, इसलिए 16 गुणसूत्र क्रोमोसोम उसके अंदर होंगे। मादा में 32 गुणसूत्र होते हैं, इस अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन से 2 प्रकार के अंडे बनेंगे। इसमें 16 गुणसूत्र होंगे। एक युग्मक में 16 गुणसूत्र, दूसरे युग्मक में 16 गुणसूत्र होंगे। जबकि नर जो होता है इसमें समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन से 16 गुणसूत्र वाला युग्मक बनेगा। ठीक है, अब अर्धसूत्री विभाजन ज़्यादा बने हुए जो मादा से बने हैं 2 गुणसूत्र, इसमें से एक जो है वो उस एक का मिलन हो जाएगा समसूत्री विभाजन से प्राप्त युग्मक से, नर के युग्मक से। तो नर वाले युग्मक से मादा वाले युग्मक से जब इसका साथ संयुग्मन हो जाएगा तब बनेगा मादा मधुप बनेगी। मादा, क्योंकि 32 गुणसूत्र होंगे इसलिए ये मादा मधुप कहलाएगी और मादा मधुप बनेगी। ये मादा मधुप या तो रानी मक्खी होगी या फिर वो श्रमिक मधुमक्खी होगी। दूसरा जो अंडा रह गया है यहाँ पर, युग्मक जो रह गया है दूसरा, ये युग्मक या अंडा जो रह गया है इसमें अनिषेक जनन होगा, और अनिषेक जनन से क्या बनेगा? अनिषेक जनन का पुंमधुप बनेगा। पुंमधुप मतलब नर बनेगा, अर्थात नर ड्रोन बनेगा। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या 32 है, और जबकि नर इसमें पुंमधुप में या नर ड्रोन में गुणसूत्रों की संख्या 16 होगी। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मादा से जो 2 युग्मक बने हैं इनमें से एक युग्मक का फर्टिलाइजेशन नर युग्मक के नर द्वारा बने हुए युग्मक से नर युग्मक से होता है। इस मादा युग्मक का एक का फर्टिलाइजेशन तो नर युग्मक से होता है, तो वो क्या बन जाता है? द्विगुणित मधुमक्खी बन जाती है, मादा मधुमक्खी बन जाती है। जबकि एक अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, अनिषेक जनन होता है, केवल पार्थिनोजेनेसिस होती है, और पार्थिनोजेनेसिस द्वारा नर ड्रोन का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि नर मधुमक्खी किस प्रकार बनती है, नर ड्रोन किस प्रकार बनते हैं। क्योंकि पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया होती है इसलिए बनते हैं। इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, 16 रह जाती है। और मादा रानी मक्खी या मादा श्रमिक मधुमक्खी कैसे बनती हैं? ये सारी मादा मधुमक्खी होती हैं। इनमें गुणसूत्र की संख्या डबल होती है, अर्थात 32 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, और ये मादा और नर युग्मक के संयुग्मन से बने युग्मन से बनती हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर मधुमक्खी पर लिंग निर्धारण पर था। तो आज समझ में आ गया होगा कि गुणसूत्रों की ये संख्या के आधार पर, संख्या यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर कितनी है 32, और यहाँ पर गुणसूत्रों की नर ड्रॉ में कितनी है 16। तो गुणसूत्रों की संख्या समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है। तो जो लिंग का निर्धारण जो किस पर निर्भर करता है, गुणसूत्रों के क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है कि इस पर संख्या कितनी है, 32 है या 16 है। 16 गुणसूत्र वाला नर ड्रोन और 32 गुणसूत्रों वाला मादा मधुमक्खी रानी हो सकती है या श्रमिक हो सकती है। अगर मादा मधुमक्खी जो है उसे रॉयल जेली खाने को मिलती है तो वो रानी मधुमक्खी बन जाती है, और यदि रॉयल जेली खाने को नहीं मिलती है तो वो श्रमिक मधुमक्खी बन जाती है। इतना बस अंतर है। ठीक है, तो इसमें नर और मादा का समझ में आ गया कि नर ड्रोन कैसे बनेंगे, आधे गुणसूत्र वाले, और मादा पार्थेनोजेनेसिस क्रिया द्वारा, और मादा मधुमक्खी कैसे बनेंगी, ये निषेचन की विधि द्वारा, शुक्राणु अंडाणु के निषेचन की द्वारा 32 गुणसूत्रों की संख्या के अंदर होती है। ठीक है, इस प्रकार ये बनती हैं। तो अगर आज का लेक्चर हमारा आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। हमारी वीडियो को आज अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसे लाइक कर दें, अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और इसके सामने बेल आइकन जो बना हुआ है, बेल आइकन को जरूर दबा दें, सही, जिससे कि इस बार का जैसे ही हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको पहली बार तुरंत मिल जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। शेयर ज़रूर कर दें। शेयर करने से क्या होगा कि आप शेयर करने से आपके साथियों के पास ये पहुंचेगा और आपके साथी भी हमारे वीडियो का लाभ उठाएंगे। और लाइक कर दें जिससे कि हमें और अधिक वीडियो बनाने का हमें प्रेरणा मिले। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।